नमस्कार, उड़ान है सेकंड के लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रदीप राव। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित जो हमने श्रृंखला चालू की है उसका पहला वीडियो। इस वीडियो में देखिएगा, हम देखेंगे क्या भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके मैंने टॉपिक आपको पहले ही बता दिया था। और ये रहा आपका 2 दिन खत्म होता है। परसों हमने एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपको 2 दिन मिला था। तो मैंने कहा था 2 दिन आपको देने हैं और 2 दिन में आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करूंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ न्यू क्वेश्चंस होंगे, नवीन क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको अगले वीडियो में भी कराऊंगा। तो देखते हैं, एक एक टॉपिक करके देखेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करेंगे जो भी हमने पढ़ा होगा, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। तो देखिएगा, पहला जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से देखा जाए तो अभी तक कोई विशेष प्रश्न नहीं आया है सीजीपीएससी में। एक प्रश्न पूछा गया है, वो डील करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर केवल और केवल अभी आपको याद करना है केवल स्थल, तो पहलगाम। और इसके अलावा याद रखिएगा पल्लवरम जो है आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और पहलगाम कहाँ पर है? कश्मीर में। बेलन घाटी याद रखिएगा आपके इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका आदमगढ़ ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बाकी जो आप 16R और सिंगी तालाब देख रहे हैं ये राजस्थान के हैं। तो अगर ये 4 क्षेत्र बस देख लें तो ही काफी है, यही 4 क्षेत्र। अब देखो, ये भी नहीं पूछेगा ना कि कौन से काल से संबंधित यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। आपको ये पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ये कहाँ पर स्थित है। तो अगर मैं बात करूं ये कौन सा काल है, तो आप याद रखिएगा पूर्व पाषाण काल है। पूर्व पाषाण काल से संबंधित क्या है? स्थल है। हालांकि और भी बहुत सारे स्थल है, लेकिन आपको केवल 4 ही याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पर बताया। एक तो पल्लवरम याद रखिएगा, ये पहला स्थल है। पहला स्थल जो रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। किसको मिला था? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। बेलन घाटी इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका आदमगढ़ R16 और 16R और सिंगी तालाब ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में। तो कहाँ पर है, बस इतना ही ध्यान रखिए, ज्यादा जानना नहीं है। अगर बात करें मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में बागौर, बागौर के अलावा आपको याद रखना है क्या? नागौर। ये दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे आपको? राजस्थान में। इसके अलावा अगर बात करें तो सांभर झील, सांभर झील के आसपास के क्षेत्रों पर भी नजर डालें तो ये भी यहाँ से भी क्या मिलते हैं? मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। नागनाथ जो है वो गुजरात में है, तो याद रखिएगा ये स्थल जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है और भी मध्य पाषाण काल से, और ये स्थल जो कहाँ है? गुजरात में। इसके अलावा साहर नाहर राय, चौपानी मांडो, महगढ़ा, फिर उसके बाद दमदमा, ये चारों के चारों कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है। अगर बात किया जाए तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य। यहाँ तक सामूहिक समाधि भी मिलते हैं। भीमबेटका और आदमगढ़ ये दोनों के दोनों तो आपने पहले भी देखा और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। आदमगढ़ से क्या मिलता है? यहाँ पर आवास के साक्ष्य मिलते हैं। कैसे साक्ष्य मिलते हैं? आवास के। फिर अगर बात करें हम नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल से संबंधित जो सबसे पहला स्थल आपको जो जान रखना है वो है क्या? मेहरगढ़। यहाँ पर कृषि का पहला साक्ष्य मिला है। कृषि का क्या मिला है? पहला साक्ष्य। अगर बात करें चावल का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डी हवा से मिला है। कोल्डी हवा ये कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें कृषि का सबसे ज्यादा पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है, प्राचीन साक्ष्य, वो मिला है लहुरा देव से। ठीक है, तो पहला और पहला, चावल का पहला बोलेगा तो कोल्डी हवा, कृषि का पहला बोलेगा तो मेहरगढ़। लेकिन सबसे प्राचीन अगर बोलेगा, चाहे कृषि बोले चाहे चावल बोले, तो आपको आंसर क्या लेना पड़ेगा? लहुरा देव। क्या लेना पड़ेगा? लहुरा देव। बुरझुम, यहाँ पर क्या है? गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा गर्तावास के साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पर क्या? संयुक्त समाधि। संयुक्त समाधि जहां पर मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। भीमबेटका, यहाँ से तो चित्रकारी मिलती है, तो तीनों समय के साक्ष्य आपको भीमबेटका से भी मिलता है। और एक स्थल है जिसका नाम है बेलन घाटी। इन दोनों स्थल से आपको तीनों समय के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न पूछा गया है नवपाषाण युग के, तो नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किस क्षेत्र से कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है। तो प्रारंभिक प्रमाण देखेगा, अभी हमने 3 ही स्थल पढ़े थे। एक तो आपका कोल्डी हुआ, मेहरगढ़ और लहुरा देव, तो उसमें से एक नाम आपका मिल रहा है, कौन सा? मेहरगढ़। तो ये होगा आपका आंसर। बात करें आगे, तो आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बस आप अभी इतना ही करिएगा कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है और कहाँ पर है, कौन से राज्य में है। तो यहाँ पर एक बना हुआ है,
ठीक, फ्लो चार्ट आप उसको छोटा करें या पॉज करें और उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, इतना ही आपको प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूं मैप बनाकर भी इसको क्या कर सकते हो आप, डील कर सकते हो। मैप बनाकर भी इसे क्या किया जा सकता है, डील किया जा सकता है। तो अगर मैं मैप बनाऊं तो मैप बना के देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिएगा ये एक नदी है जिसका नाम है क्या, सिंधु नदी। आसानी से याद किया जा सकता है। यहाँ पर जाएगा कौन सा नदी, सतलज। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे रावी नदी। ठीक, अब इतने में देखते हैं व्हाइट कलर से हम क्या करते हैं, स्थलों को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ हड़प्पा। हड़प्पा के बाद ये 3 स्थल आप देखिएगा, मोहनजोदाड़ो, चाहुदड़ो और अल्लादीनो। ठीक, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप पूरा लिखेगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चाहुदड़ो और अल्लादीनो। वहीं पर दक्षिणी और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से स्थल होंगे वो देखिएगा। उत्तर में आपको मिलेगा चिनाब नदी। कौन सी नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी में हालांकि बहुत छोटा लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है चिनाब नदी के पास मिलेगा हमें स्थल मांडा, जो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। फिर यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पर एक नदी है गोदावरी, और गोदावरी के एक सहायक है प्रवरा। उसके किनारे आपको मिलेगा दैमाबाद, दैमाबाद। ठीक, यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है हिंडन, हिंडन नदी, और हिंडन नदी के पास है आलमगीरपुर। ये है आपके उत्तर प्रदेश में, ये कश्मीर में, ये महाराष्ट्र में। और इसका पश्चिमी बिंदु अगर देखें तो दाशक नदी यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर होगा सुत्का गेंडोर। ठीक, अगर इन्हीं रेखाओं को आप मिलाने की कोशिश करें, ठीक है, तो पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार आकृति है वो लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक, वही 4 स्थल आपको गुजरात में मिलते हैं, रंगपुर, लोथल, सुरकोतड़ा और धौलावीरा। धौलावीरा अगर बात करें नदी की तो नदी यहाँ पर है भादर, यहाँ पर है भोगवा। यहाँ पर नदी के बारे में नहीं जानकारी मिलती है, यहाँ पर देखते हैं तो बहुत बाद में पता चलता है मनसा और मनसा नामक नदी हुआ करती थी। ठीक, तो ये चारों क्षेत्र आपने देख लिए। ठीक, फिर इसके बाद 4 क्षेत्र और हैं, एक है रोपड़, एक है कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली। तो देखिएगा ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, बनावली। ठीक है, तो ये क्षेत्र देखिएगा आप जैसे यहाँ पर उतरेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्थल मिलेगा सतलज नदी के किनारे, और वो होगा कौन सा, रोपड़। मैं आर लिख रहा हूँ फिर। ठीक है, तो ये रोपड़। फिर राजस्थान वाला पूरा बड़ा सा इलाका, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, कालीबंगा। तो मैं केवल काली लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगर पढ़ते हैं तो कालीबंगा से एक नदी होकर निकलेगी कौन सा, घग्गर। ठीक, इसी के किनारे पर बसा हुआ एक और स्थल मिलेगा, कौन सा आपका, बनावली, सॉरी राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ, हरियाणा में। और वहीं पर देखिएगा एक स्थल मिलेगा कौन सा, बनावली, हरियाणा में ही, हरियाणा में ही। और यहाँ पर जो नदी है वो माना जाता है सरस्वती नदी, जो वर्तमान में क्या हो चुकी है, अदृश्य हो चुकी है। तो ये है, ऐसा आप बनाकर पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आपको आधा घंटा लगना चाहिए। एक बार अच्छे से आपने मैप बनाना सीख लिया तो हार्डली आपको फिर 5 मिनट लगेगा पूरा स्थल और नदियों के नाम याद करने में। तो कोशिश कीजिएगा एक बार ऐसा बनाने की। तो देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, और ये प्रश्न कब पूछा गया है, सीजीपीएससी 2015 में। देखिएगा जब आप धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये पूर्व नियोजित नगर है। पूर्व नियोजित नगर मतलब प्री प्लान सिटी है, और उसको बनाते समय क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो एक होता है क्या, पूर्वी हिस्सा, एक मध्यमा या मध्य हिस्सा, और एक होता है पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो धौलावीरा ये है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, और हो सकता है अभी भी पूछा जाए क्योंकि गत वर्ष इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, और ये भारत का 40वां स्थल है। फिर देखिएगा एक प्रश्न ये लिखा हुआ है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। फिर देखिए प्रश्न पूछा गया है कहाँ, सीएमओ 2019 में,
लिखा है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? तो विशाल स्थानागार मिला है। तो ए का 3, तो ए में 3 कहाँ दिख रहा है? एक में ही दिख रहा है। एक से आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। फिर चौगुदड़ो में मनके बनाने कारखाने हैं, कालीबंगा में हवन कुंड या अग्नि वेदिका है, और ये क्या है? गोदीबाड़ा है। तो ये तो एक ही में निकल गया। ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, अगर ऐसे प्रश्न आए तो इजिली आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास में खोजा गया सर्वाधिक प्राचीन शहर कौन सा है? तो ये पूछा गया था राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2017-18। तो अगर देखें तो पहला स्थल क्या था? हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा ढूंढा गया। अब बात करूं मैं वैदिक सभ्यता से, तो वैदिक सभ्यता में आपको पहले मुझे बताने हैं टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक से यहाँ प्रश्न पूछने की संभावना है। तो पहला टॉपिक है आगमन का सिद्धांत, आर्यों का आगमन। तो जो मुझे अभी लगा कि ये सिद्धांत जो है वो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सिद्धांतों को मैंने यहाँ पर रखा है। तो अगर मैं बात करूं, तिलक जी के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो क्या है? उत्तरी ध्रुव सिद्धांत। तिब्बती सिद्धांत दिया गया दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। फिर यूरोपीय सिद्धांत दिया गया विलियम जोन्स के द्वारा। मध्य एशिया सिद्धांत दिया गया मैक्स मुलर के द्वारा। और यूरेशिया सिद्धांत, यूरेशिया इसको बोलते हैं पश्चिमी एशिया या अल्पस पर्वत का पूर्वी क्षेत्र, ये दिया गया किनके द्वारा? तो डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। देखिए क्लास में हम जब पढ़ते हैं ना तो इसका पूरा आधार बताते हैं कि किन आधारों पर इन्होंने कहा था। हालांकि हमारे पास अब समय कम है, तो केवल यही याद रखेगा किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, अभी उस पर चर्चा करने का हमारे पास समय नहीं है, समय बहुत लिमिटेड है, तो उसका वैसे ही यूज करना है। फिर बात करें कि वैदिक काल में कितने प्रकार के साहित्य लिखे गए, तो 4 नहीं भाई, 2 प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं। गलती मत करिएगा। 2 प्रकार के साहित्यों में क्या आ जाएगा? श्रुति साहित्य, और दूसरा होता है स्मृति साहित्य। तो श्रुति साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, और ये सीक्वेंस आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले वेद बने, वेद के बाद क्या बने हैं? ब्राह्मण ग्रंथ बने, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद बने अरण्यक, और अरण्यक के बाद बने क्या? आपका उपनिषद। तो ये सीक्वेंस ही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही सीक्वेंस आपको पूछा जा सकता है। ठीक, स्मृति साहित्य में वेदांग, दर्शन, पुराण, महाकाव्य, सूत्र साहित्य, ये सब शामिल होते हैं। अब देखिएगा एक थोड़ा फ्लो चार्ट है, वो फ्लो चार्ट को देखिएगा। अब बस इतना ही ध्यान दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस कवर करिएगा, क्योंकि देखो इतना मैं पूरा पढ़ने तो बोल नहीं सकता आपको कि अभी के अभी इतना पूरा याद कीजिए। बस ये देखिएगा कि कौन सा वेद है। ठीक है, वेद का सीक्वेंस थोड़ा याद रखेगा। पहले क्या है? यजुर्वेद बना है, और बाद में क्या बना है? सामवेद। ठीक है, हम सीक्वेंस से इसको सही करेगा। ऋग्वेद बना, यजुर्वेद बना, सामवेद बना, और क्या बना? अथर्ववेद बना। तो विषय क्या है? मंत्र और स्तुति का संग्रह है, यहाँ संगीत है, यहाँ यज्ञ कर्म कांड है, यहाँ जादू टोना व अशुद्धि है। अगर बात किया जाए पढ़ने वाला क्या कहलाता है, तो होत्री, उद्गाता, अध्वर्य और ब्रह्मा। ब्रह्मा पढ़ने वाला होता है, इस कारण इसको ब्रह्मवेद भी कहा गया है, ये भी पढ़िएगा। जिसे ब्रह्मवेद कहा गया है, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर रचनाकार का नाम अच्छे से याद रखिएगा, धन्वंतरी, भरत मुनि, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। तो जैसा वो दिया हुआ है वैसा यहाँ का लिखा हुआ है, बस आपको याद रखना है कि सीक्वेंस अगर पूछा जाएगा तो ये पहला आता है, ये दूसरा आता है, ये तीसरा, और ये चौथा होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है मेरे से, उसको आप सही करिएगा। बाकी इधर अगर याद नहीं है तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आप याद करने की कोशिश ना करें। बस ये देखिएगा कि यहाँ पर इसका उपवेद जो है वो क्या है? आयुर्वेद है, इसका गंधर्ववेद है, धनुर्वेद है, और शिल्पवेद है। बाकी इधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये जरूर पढ़िएगा। ठीक, और मैं चाहूंगा यहाँ पर क्या करिएगा, आप गूगल में यहाँ सर्च करिएगा विभिन्न उपनिषद। ठीक, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा विभिन्न उपनिषद करके, क्योंकि यहाँ से ना लगातार कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। प्रश्न पूछा गया है क्या कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा। जब आप वेदों को या उपनिषदों को पढ़ने जाएंगे तो वहां पर एक उपनिषद होगा श्वेताश्व उपनिषद, श्वेताश्व। ठीक है, तो नाम में ही श्वेताश्व, श्वेताश्व उपनिषद। श्वेताश्व उपनिषद का मतलब अगर तोड़ के पढ़ेंगे तो वही होगा श्वेत अश्व। तो यहाँ पर देखिएगा श्वेत अश्व तो यहाँ पर दिया ही नहीं, दिया है क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या लिया गया था? डी। ठीक है, CGPS से 18 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय को परमाणुवाद का जनक? तो आप जब षड दर्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? षड दर्शन। हालांकि मैंने दर्शन के प्रश्नों को यहाँ पर संकलित नहीं किया है ज्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ पर षड दर्शन लिखा हुआ था इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया हूँ। आगे जब हम पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र वाले 2 वीडियो जब बनाएंगे, भारतीय दर्शन और कला साहित्य, तो वहां पर ये मैं पूरा चीज मेंशन करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल तो अभी याद रखिएगा कि कणाद को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कणाद। कणाद को ही बोला जाता है क्या? उल्क।
ठीक, तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की तो देखिएगा, तमसो मां ज्योतिर्गम्य कथन बोलता है। तो अगर देखा जाए तो ये ऋग्वेद में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद देखो ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं दिया है। ऋग्वेद जो है ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आपका जो उदाहरण होगा, मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या लेना पड़ेगा आपको? उपनिषद। कहाँ लेना पड़ेगा? उपनिषद लेना है। तो देखो ऋग्वेद में तो दिया नहीं है, तो ऋग्वेद का जो उदाहरण आपको दे सकता है। तो इसका मतलब समझिएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको फ्लो चार्ट बताया था कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऋग्वेद के ऋग्वेद की जो व्याख्या होती है ना, वो कहाँ पर होती है? आपके ब्राह्मण ग्रंथ में। कुछ बचा कुचा भाग कहाँ लिखा जाएगा? अरण्यक में। और जो शेष भाग है जो अब तक बचा रहा था उसको कहाँ लिखते हैं? उपनिषद में। तो अगर ऋग्वेद में नहीं मिला है तो वो कहाँ मिलेगा? उसके उपनिषद में मिलेगा। समझ में? इस कारण हमने उसका आंसर जो है क्या लिखा हुआ है वहां पर? उपनिषद। फिर देखिएगा अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का जब 10वां मंडल पढ़ते हैं आप, ठीक है, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है जहां वर्ण व्यवस्था और शूद्र सूक्त की जानकारी दी हुई है। ठीक, तो ये वहां से प्रश्न मिलता है। सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात स्मृति कौन सी है? देखिए ये भी प्रश्न राज्य अभियंता परीक्षा 2017-18 में पूछा गया है। तो बहुत सारी स्मृति है जिसमें सबसे ज्यादा प्राचीन जो है मनुस्मृति है। और मनुस्मृति जो है भारतीय जो हिंदू धर्म है उसका मौलिक ग्रंथ है, जहां पर सामाजिक और धार्मिक नियम कानून आपको मिलते हैं। अगला प्रश्न दिखा हुआ है क्या? निम्नलिखित में से किन उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? अब देखिएगा पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन आपको अगर बात करें हम कहाँ मिलना चाहिए, तो इसका उल्लेख जो है कहाँ पर किया गया है? यजुर्वेद में। देखते हैं यजुर्वेद से संबंधित तो यजुर्वेद में याद रखेगा पुनर्जन्म। यजुर्वेद में आपको क्या मिलता है? पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। अब देखिएगा पुनर्जन्म का उल्लेख अगर ऑप्शन में यजुर्वेद नहीं है तो क्या होना चाहिए? या तो उसका ब्राह्मण ग्रंथ होना चाहिए, या तो उसका उपनिषद अरण्यक ग्रंथ होना चाहिए, या तो उपनिषद होना चाहिए। तो उपनिषद में देखो बृहदारण्यक उपनिषद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद। तो अब जाइए देखिएगा आपके प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा आपका? बृहदारण्यक उपनिषद वाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्योंकि देखो हमको पता है कि पुनर्जन्म का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद का ही उल्लेख, यजुर्वेद की ही व्याख्या उसके ब्राह्मण ग्रंथ, उसके अरण्यक और उसके उपनिषद में मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, उपनिषद कौन सा है। तो यहाँ पर पता चला हमें कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में वेदांत दर्शन का सार दिया हुआ है? तो वेदांत दर्शन, अगर दर्शन वाली बात आ जाए तो आप ये याद रखेगा उपनिषद ही उसका आंसर होगा। ठीक, अगर प्रश्न ये भी पूछे भारतीय दर्शन का मूल आधार क्या है तो आप क्या बोलेंगे? उपनिषद ही। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रारंभिक वैदिक देवता को दुर्गों का विनाशक माना जाता है? तो दुर्ग का संहार करने वाला एकमात्र है जिसको बोलते हैं कौन? इंद्र। इंद्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में पुरंदर के रूप में किया गया है, अर्थात दुर्ग को तोड़ने वाला देवता। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारे पास है जैन धर्म। तो देखिए जैन धर्म से पहले तो हम देख लेते हैं प्रमुख पॉइंट कौन से हैं जहां से हमको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो दिया हुआ है प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभ देव का क्या है, या उनको आदिनाथ बोलते हैं, तो ऋषभ, सांड या बैल। अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, मल्लीनाथ का कलश, नेमीचंद का नीलकमल। ठीक है, फिर अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ जी का कौन सा? पार्श्वनाथ जी का क्या है आपका? तो सर्प, और महावीर स्वामी जी का क्या है? सिंह। ठीक, तो इतना आप थोड़ा सा देखिएगा, एक रीड बस करिएगा। ठीक है, इतना तो आपको देखना ही है। फिर आगे देखिएगा और कौन कौन सा है, तो पंच महाव्रत। ठीक, कौन कौन सा है पंच महाव्रत? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और क्या है? ब्रह्मचर्य। हालांकि ब्रह्मचर्य बाद में जुड़ा, और बाद में जोड़ने का कार्य किसने किया था? ब्रह्मचर्य को जोड़ने का काम जो किया था वो किया गया था किनके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। अगर मान लो केवल 4 को ही जोड़े तो 4 जो है वो अनुयायियों के लिए है, और उसको क्या बोला जाएगा? अनुव्रत कहा जाएगा, और पांचों के पांचों मानने वाले बौद्ध भिक्षु रहेंगे। ठीक है, वही देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र शामिल है। प्रमुख मान्यता में तो ये जो धर्म है पुनर्जन्म, कर्मवाद, त्यागवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी सिद्धांत को मानता है। पुद्गल जो एक के प्रकार का क्या होता है? अज्ञानता, जो कृपा पदार्थ होगा। श्रावक जो होता है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उनको श्राविका जो होती है
जो अनुयायिका होती है, फीमेल जो होती है, वो अगर मानती है तो वो क्या श्राविका कहलाती है। निष्क्रमण तो एक विधि संस्कार है, जब क्या किया जाता है, प्रवेश किया जाता है जैन धर्म में। फिर पंच व अणुव्रत, तो पंच महाव्रत तो हमने देख लिया। अणुव्रत क्या है, अगर पहले के 4 को बस देखा जाए तो अणुव्रत कहलाएगा। फिर कायाक्लेश, कायाक्लेश को ही क्या बोलते हैं हम, संलेखना, या क्या कहते हैं, संथारा कहते हैं, या क्या कहेंगे, संथारा। ठीक, वही बात करें जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम। क्या बोला जाता है, आगम। और मूल श्रुत अगर बोला जाए कभी आ गया तो याद रखेगा 14 पूर्व, 14 पूर्व। ठीक है, ये भी याद रखेगा। तो देखिएगा इसमें 12 अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छंद सूत्र, मूल सूत्र, ये सब शामिल होते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ और प्रमुख उसके साहित्यकार कौन है। तो कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है, भद्रबाहु। द्रव्य संग्रह के नेमीचंद, फिर उसके बाद कुवल्यमाला के अधुतंसुरी, फिर स्यादव्याजुरी के मल्लिसेन। इसके अलावा भी और है, जैसे परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व। ठीक, परिशिष्ट पर्व के लेखक जो है वो हेमचंद्र है, हेमचंद्र। फिर आदि पुराण, आदि पुराण भी जो है इसी जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और इसको जो लेखक है वो है जिनसेन। ठीक है, कहाँ कौन है, जिनसेन है। तो ये 2 राइटरों का नाम और याद रखिएगा। ठीक, फिर प्रमुख संगतियां, तो भाई हमको पता है 2 ही संगति हुई है। एक 322 ईसा पूर्व में, कहा, पाटलिपुत्र में। किनके समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है क्या, कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। और इसी समय क्या हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ही क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ठीक, दूसरा चीज याद रखना है क्या, 512 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो वल्लभी में हुआ है। वल्लभी है ना, वो वल्लभी दिख रहा है, वल्लभी है ये। ठीक है, वल्लभी। और यहाँ पर भानुगुप्त, देखिए उत्तर गुप्त शासक लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, उत्तर गुप्त शासक लिखा रहता है, लेकिन आप अगर टाइम पीरियड देखें तो इसमें भानुगुप्त का काल चल रहा होता है। और यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं समाश्रयण। कौन होते हैं, समाश्रयण होते हैं। तो ये थोड़ा सा याद करने योग्य है। फिर बात करें प्रमुख तीर्थ स्थल, तो अयोध्या। अयोध्या क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ऋषभ देव का जन्म यही हुआ था। संवेद शिखा, तो पार्श्वनाथ जी ने अपना शरीर त्यागा था। पावापुरी, महावीर स्वामी को ने अपना प्राण त्यागा था। फिर यहाँ पर क्या है, कैलाश पर्वत, ऋषभ देव का अंतिम समय यहीं पर बीता था। श्रवण बेलगोला, तो यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली जी की प्रतिमा है। ये वो जगह है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। फिर माउंट आबू, ये जो है सफेद संगमरमर से बना हुआ क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का, जो सोलंकी शासकों के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, किनके द्वारा, सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा। ठीक, इसको गुजरात चालुक्य भी कहते हैं, गुजरात चालुक्य भी कहते हैं। ठीक है, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, ऐसे शासकों का नाम आप पढ़ोगे यहाँ पर। ठीक, और इन्हीं वंश के शासकों ने क्या किया था, हेमचंद्र को संरक्षण दिया था। बात करें अगर आगे, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक, महापद्मनंद, घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तो ये सब ने दिया है। लेकिन अगर बात किया जाए एकदम घनिष्ठ रूप से किसने दिया है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, अमोधवर्ष। इसका तो आप बहुत अच्छे से याद रखेगा, बाकी सब ने भी दिया है, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और अमोधवर्ष, इन्हीं के दरबार में कौन थे, जिनसेन थे। ठीक है, जैसा हमने देखा ना, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, वो इन्हीं के दरबार में थे, अमोधवर्ष के दरबार में। ठीक, और अगर बात करें मैं संप्रति की, तो संप्रति जो है मौर्य शासक ही है। ठीक है, मौर्य शासक, और इनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु, तो इनकी मृत्यु होती है संथारा विधि के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु कैसे होती है, तो संथारा विधि के द्वारा, जिसको हम कायाक्लेश और संलेखना कहते हैं। तो मौर्य काल में 2 शासक ऐसे हैं जिनकी मृत्यु जो है संथारा विधि के द्वारा होती है, और ये दोनों के दोनों जो है जैन धर्म को संरक्षण देते थे, संप्रति और चंद्रगुप्त मौर्य। देखिएगा बौद्ध धर्म में आपको क्या ध्यान देना है, प्रमुख मान्यताएं अगर देखें तो प्रत्युसमुत्पाद, अष्टांगिक मार्ग, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, अनिश्वरवादिता, बोधिसत्व और दर्शन सिद्धांत। ठीक, अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है वो तैत्तिरीय उपनिषद से मिलता है। बुद्ध जी के जन्म के समय भविष्यवाणी होती है, क्या होता है कि कालदेव और कौडिल्य, नाम ध्यान रखना ना, कालदेव व कौडिल्य, ये 2 क्या होते हैं, महापुरुष होते हैं। ये लोग
शुद्धोधन महाराज से कहते हैं कि महाराज आपका बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो वो 4 दृश्यों को देखकर क्या करता है, गृह त्याग करने का निश्चय करता है। तो 4 दृश्य क्या था, कोई बूढ़ा व्यक्ति था, फिर कोई बीमार को देखता है, फिर एक शव यात्रा देखता है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक सन्यासी को देखता है, और सन्यासी को देखने के बाद तुरंत कहता है कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। ठीक, तो कुछ प्रमुख प्रमुख घटनाएं, गृह त्याग को क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति को बोला गया है। फिर प्रथम उपदेश को क्या बोला गया है, धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। वहीं मृत्यु को क्या बोला गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, बुद्ध के जन्म के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं और उनका प्रतीक। तो गर्भ में रहते हैं तो हाथी से तुलना की जाती है, जन्म के समय कमल से, युवावस्था में होता है सांड, गृह त्याग तो घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति तो बोधि वृक्ष, समृद्धि तो शेर, उपदेश तो चक्र, निर्वाण तो पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। ठीक, 4 आर्य सत्य तो बताते हैं जीवन में दुखी दुख है, सभी दुखों का कारण क्या है, तृष्णा है। ठीक, और तृष्णाओं की समाप्ति से ही दुखों को दूर किया जा सकता है, और दुखों को दूर करने के लिए क्या है, अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। तो ये 4 सत्य बताते हैं। वही बात करें अगर संगतियों की, तो भाई कितनी संगति होती है, 4 संगति होती है इसको लेकर, 483, 383, 250, ये सब ईसा पूर्व में है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका ईसा पूर्व में है। और फिर प्रथम शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी एडी, ठीक है, ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईस्वी। तो ये देखना है किनके समय हुआ, क्या हुआ। ठीक, फिर बौद्ध विद्वान वसुबंधु, अश्वघोष, बुद्धघोष, नागार्जुन। ठीक, तो इनकी रचनाएं कम से कम देखनी है आपको। एक बार तो रचनाएं ही पूछा गया, अभी 2021 में रचना पूछा गया वसुबंधु का, ठीक है, तो वो देखिएगा। बुद्ध चरितम किसका है, सूत्रालंकार किसका है, फिर माध्यमिक कारिका किसका है, फिर अभिधम कोश किसका है, ये सारा का सारा आपको देखना है। फिर अगर बात करें बौद्ध विश्वविद्यालय, तो सबसे पुराना अगर बौद्ध विद्यालय अगर बोला जाए तो नालंदा, लेकिन बौद्ध विद्यालय ना बोलकर या विश्वविद्यालय ना बोलकर केवल प्राचीन विश्वविद्यालय अगर बोला जाए तो आपको याद रखना है तक्षशिला, जो कहाँ से संबंधित है, मौर्य काल से चालू हुआ था, वो मौर्य काल से भी पुराना है। फिर विक्रमशिला, सोमपुरी, उदंतपुरी और वल्लभी। तो अगर बात करें ये दोनों कहाँ है, बिहार में है, ये भी बिहार में है, और ये दोनों कहाँ है, बिहार में। ठीक है, उदंतपुरी भी, ये भी बिहार में है, ये है आपके बंगाल में, ठीक है, और ये है आपका गुजरात में। अगर बात करें विक्रमशिला और ये लोग को बनाने का, तो पाल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, पाल शासकों ने इसे बनवाया था। अब देखिएगा और क्या है, तो कुछ शब्दावली है, जैसे चैत्य क्या है, विहार क्या है, परगना क्या है, और उपोष्ठ क्या है। तो चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है, विहार जो होता है जो आसपास में बौद्ध भिक्षु पूजा स्थल के आसपास रहते हैं उसको विहार कहा जाता है। फिर समारोह है पवरना समारोह, इसमें ये होता है कि बौद्ध भिक्षु जो है वर्षा काल के दौरान धर्म प्रचार के लिए नहीं जा सकते थे। जब वर्षा काल खत्म होता है तब अवसर पर क्या किया जाता है, यह त्योहार मनाया जाता है कि हम धर्म प्रचार के लिए अब निकलने वाले हैं। उपोष्ठ किसी दिन विशेष पर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ बौद्ध पूर्णिमा, जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन कराया जाए और धार्मिक वार्तालाप की जाए, तो वो होगा उपोष्ठ। फिर उसके बाद याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित अष्टमहास्थान, तो लुम्बिनी, वैशाली, राजगीर, सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती, कुशीनारा और संकीसा। सबका मैं डिटेल बताता हूँ क्यों यहाँ पर ऐसा लिया गया था। होता यह है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु क्या करते हैं, उनके अवशेषों को लेकर 8 जगह में दफना देते हैं, जिसके बाद वो सारे स्थान जो है पवित्र हो जाते हैं, और जो सारे के सारे स्थान हैं वो अष्ट महास्थान के नाम से जाने जाते हैं। सबका मैं कारण बताता हूँ क्लास में, लेकिन अभी तो केवल यही याद रखेगा अष्ट महास्थान में कौन शामिल है। ठीक, देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर बौद्ध और जैन से। तो देखिएगा श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, पहला कथन। तो अगर आप ध्यान दें तो जब पहला संगीति होता है ना, स्थूलभद्र अध्यक्षता करते तो वहां पर अंग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ताकि वो श्वेतांबर के लिए नियम कानून बना सके। तो ये तो सही है, पहले ही अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर दूसरा देखिए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन जो है वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया। अब देखो वल्लभी तो बहुत बाद में हुआ ना, 800 साल के बाद, तो सेकंड वाला तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई श्वेतांबर के लिए अगर नियम बनाने हैं तो वो तो पहले ही में बनने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला सही है और दूसरा गलत है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा स्यादवाद। तो अभी हमने देखा स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, त्रिरत्न का सिद्धांत, तो त्रिरत्न जो है बौद्ध और जैन दोनों में है। ठीक है, और ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, बौद्ध और जैन दोनों। ठीक, हालांकि जब इस प्रश्न को पूछा गया था तो आंसर लिया गया था जैन धर्म, क्योंकि मूल सिद्धांतों में शामिल है। लेकिन फिर भी अगर फिर से आ गया तो फिर से क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप इसका आंसर क्या लें, डी ही लें, क्योंकि जैन धर्म में जो त्रिरत्न दिया गया है वो तो बौद्ध धर्म से पहले से है। ठीक,
इसके अलावा इनके मूल सिद्धांतों में शामिल है। जबकि बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो बुद्ध धम्म संघ है, जहां पर दुखों के निवारण के लिए त्रिरत्न को फॉलो करने बोलता है। कहा जैन धर्म में, तो वहां बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कुछ और ही है। ठीक, क्षणिक का प्रतिपादन, तो क्षणिकवाद जो है गौतम बुद्ध और बुद्ध धर्म में प्रसिद्ध है। फिर अनात्मवादी, कौन आत्मा पर विश्वास नहीं करता, तो याद रखिएगा बौद्ध दर्शन जो है आत्मा पर विश्वास नहीं करता। तो देखिएगा 2017 में इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ दिए गए हैं, एक साथ 3 प्रश्न। तो मैं जब लाइव आया था तो आपसे बात भी कर रहा था कि ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जहां से लगातार प्रश्न पूछ देता जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो समाधि मरण, ऐसा मरण मतलब समाधि ही बन जाए वहां पर, तो ये संलेखना त्यागवाद को बोला जा रहा है, संलेखना संधारा को बोला जा रहा है, तो ये जैन धर्म से ही संबंधित है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से बुद्ध का दूसरा नाम जो है वो है प्रच्छन्न। ठीक है, और याद रखना प्रच्छन्न बौद्ध का शंकराचार्य जी को भी बोला जाता है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित है। फिर देखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर तो कौन है, ऋषभदेव है। कौन है, ऋषभदेव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या लिखा हुआ है, अनुव्रत किस धर्म से, तो अनुव्रत अभी हमने देखा था जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो कुशीनारा। ठीक है, फिर बौद्ध और जैन धर्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सत्य है, तो याद रखिएगा दोनों में क्या है, निर्वाण। निर्वाण, क्योंकि दोनों में देखो अभी भी निर्वाण लिखा ही हुआ था, निर्वाण कहाँ मिला, इससे पहले भी आपने पढ़ा था, दोनों में निर्वाण है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ ये है, आपको देखना है क्या, महाजनपदों के नाम। ठीक, तो महाजनपद लिखे हैं उनकी राजधानी, तो महाजनपद और उनकी राजधानी जरूर याद करिएगा, यहाँ से प्रश्न ही पूछ सकता है। मैं तो क्लास में एक टफ वाला क्वेश्चन भी बताता हूँ कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भी ऐसा भी अरेंज करने के लिए बोल सकता है, और मैं यहाँ पर बाकायदा मैप बनाकर बताता हूँ। ठीक है, ताकि आसानी ना हो, लेकिन अभी समय कम है, इतना समय हम इस वीडियो में भी नहीं दे पाएंगे। तो आप देखिएगा यहाँ से आपको राजधानियों के नाम याद करने हैं और उनका जगह कहाँ पर है। ठीक, तो देखिएगा प्रश्न पूछा गया है मध्य या मगध होना चाहिए, यहाँ पर मध्य में मगध। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा जब आप मैप बनाकर पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत चीज क्लियर हो जाता है। हालांकि ये हिस्ट्री के साथ साथ क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये नर्मदा नदी आती है और छत्तीसगढ़ एमपी से निकलकर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करते हुए यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर है आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के उत्तर में है आपका कौन सा, गंगा नदी, और पश्चिम की तरफ है, एक मिनट ना, पश्चिम की तरफ, ठीक, पश्चिम की तरफ क्या है आपका, कौन सा नदी है, तो सोन नदी है। तो देखिएगा एक ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, ठीक है, कि विंध्याचल पर्वत नहीं, गंगा नदी है, उत्तर में गंगा नदी है और पश्चिम में क्या है, सोन नदी है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सत्य होगा। फिर एक क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ठीक, CGPSC 11 में पूछा है। तो देखो गिरिब्रिज पहला राजधानी, फिर राजगृह दूसरी राजधानी, तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र। कौशाम्बी कभी इसकी राजधानी नहीं बन पाई, कौशाम्बी जो है कभी भी इसकी राजधानी नहीं बन पाई। अगला प्रश्न देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अंग। तो अंग की राजधानी जो है, देखिए एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, उसकी राजधानी। तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा। तो देखिएगा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो है उसका आंसर थर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन मिसमैच हो गए हैं। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से मिल गया है ये थर्ड। ठीक है, यही है। ठीक, फिर उसके बाद चेदी। चेदी का शक्ति मत है, सुरसेन का क्या है, मथुरा है, और अश्मक है ना, ये अश्मक, अशक भी बोलते हैं इसको, क्या है, प्रतिष्ठान। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, कौन सा आपका, बी। ठीक, अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न या अगला टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो मौर्य से। तो मौर्य में सबसे पहले तो शोध जानना है, कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है। तो एक है अर्थशास्त्र, दूसरा इंडिका, फिर विष्णु पुराण, फिर बौद्ध और जैन ग्रंथ, मुद्रा राक्षस, बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर जो है सोमदेव की रचना है। ठीक, और ये क्षेमेंद्र की रचना है, क्षेमेंद्र। ठीक, बाकी मुद्रा राक्षस आपको पता ही होगा, विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त इनकी रचना है। तो यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र हमको पता ही है, चाणक्य द्वारा रचित है, और इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। फिर बात करें महास्थान, तो महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा है, और यहाँ पर बंगाल अभियान की जानकारी मिलती है। सहोगोरा अभिलेख ये भी चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अकाल संबंधी या दुर्भिक्ष संबंधी क्या मिलती है, जानकारियां मिलती है। ठीक, फिर देखिएगा अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख में तो बहुत सारी जानकारी है, जूनागढ़ अभिलेख में भी जानकारी आपको मिलती है। मौर्य में
चंद्रगुप्त मौर्य की और अशोक की, ये दोनों की जानकारियां मिलती है। ठीक, अब बात करते हैं क्या मेगास्थनीज के इंडिका। तो मेगास्थनीज के इंडिका लिखने वाले थे, मेगास्थनीज इंडिका लिखने वाले मेगास्थनीज थे, और ये कौन थे? सेल्यूकस निकेटर द्वारा नियुक्त किए गए यूनानी राजदूत थे, जो कि इनके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कब आए थे? तो याद रखना 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक इन्होंने भारत में समय व्यतीत किया है, और उस दौरान जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, वो पूरा अपने ग्रंथ में लिखा, और इनकी ग्रंथ का नाम बना क्या? इंडिका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताते हैं? एक तो राजा के विषय में बताते हैं, तो सम्राट थोड़े ऊपर चले गए हैं, इसको यहाँ रखिएगा। ये सम्राट के विषय में बोलते हैं, सम्राट तो एकदम क्या है? विलासी है, केवल 4 कार्य के लिए ही महल छोड़ता है। ठीक है, यज्ञ, युद्ध, आखेट और न्याय, केवल 4 कार्यों के लिए ही महल छोड़ता, बाकी समय तो पूरे महल में ही रहता है। इनकी अंगरक्षिका जो होती है वो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं। फिर ये सेना को क्या बताते हैं? सेना के 4 अंग है, चतुरंगणी है, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और गज सेना। संख्या भी बताता है, लेकिन अपने को ध्यान नहीं देना है। ठीक, अगर बात किया जाए कि ईरान के कला संस्कृति का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। फिर पाटलिपुत्र के बारे में बताते हैं, पाटलिपुत्र को बोलते हैं क्या? पोलीब्रोथा। इसके अलावा जो इसके प्रमुख अधिकारी होते हैं, उसका नाम, प्रमुख अधिकारी का नाम बोलते हैं एस्ट्रोनोमोई। ठीक, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र का उल्लेख पोलीब्रोथा का है, और उसका जो प्रमुख अधिकारी को क्या बोला है इसने? एस्ट्रोनोमी का है। यहाँ पर कहते हैं क्या कि समाज जो है कर्म आधारित था, और कितने भागों में बटा हुआ था? तो 7 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 7 भागों में। इसको आप पढ़िएगा। कृषक, दार्शनिक, सैनिक, अमात्य, फिर अमात्य, फिर उसका शिल्पकार है, ठीक है, और है वास्तुकार है। तो वो सब देखिएगा कौन कौन है। तो इसमें से जो पशुपालक भी है, तो सबसे ज्यादा कृषकों की संख्या ज्यादा है। लेखन तो बोलते हैं भारतीयों को लिखना नहीं आता था, बोलते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में इन्होंने कहा कि दास प्रथा तो यहाँ प्रचलित ही नहीं थी, दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कर्म आधारित समाज बोलते हैं, 7 भागों में विभाजित थे, भारतीय को लिखना नहीं आता था, और भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो देखिएगा, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो मैकियावेली कहा जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैकियावेली इटली से थे, और इनकी एक बुक थी द प्रिंस, और द प्रिंस में भी क्या बोला गया था? लोक प्रशासन और राजनीति का उल्लेख किया गया है। वैसे ही अर्थशास्त्र में भी लोक प्रशासन और भारतीय राजनीति का उल्लेख किया गया है। ठीक, और ध्यान रखिएगा, दोनों में समानता के कारण ही चाणक्य या कौटिल्य को क्या बोला जाता है? भारत में मैकियावेली कहा जाता है। ठीक, और इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, वो संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा, और लगभग इसमें 15 अध्याय हैं। 15 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं। ठीक, सम्राट के विषय में बोलते हैं कि यहाँ तो राजा एकदम क्या होता है? निरंकुश होता है, मतलब अनस्टॉपेबल, कोई इनको रोक नहीं सकता, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इनका सिद्धांत है प्रजा सुखम राजा सुखम। ठीक है, फिर राजकीय आदर्श मैंने पहले ही बता दिया, प्रजा सुखम राजा सुखम। फिर मंत्रियों के विषय में बोलते हैं कि मंत्रियों को विस्तृत जानकारी देंगे। क्या बताते हैं भाई? राजा की सहयोग के लिए शीर्ष अधिकारी तीर्थ कहलाते हैं, इनकी संख्या होती है 18, और दूसरे जो होते हैं उनका नाम है अध्यक्ष, दूसरे श्रेणी के। ठीक, और इनको बोला जाता है क्या? अध्यक्ष, और इनकी संख्या होती है 27। गुप्तचरों के बारे में भी बताया गया है। गुप्तचरों को यहाँ पर क्या बोला जाता था? गुण पुरुष कहा जाता था, और इनका जो मुखिया होता था, प्रमुख जो होता था, वो है सर्प महामात्य कहलाता था, सर्प महामात्य कहलाता था। ठीक है, ये जानकारी, महिला और पुरुष दोनों होते थे। नगर प्रबंधन के बारे में भी बताते हैं। नगर प्रबंधन के बारे में पाटलिपुत्र का ही उल्लेख करेंगे, लेकिन पाटलिपुत्र के प्रमुख अधिकारी के बारे में बताते हैं कि वो कौन होते हैं? पौर व्यवहारिक। कौन होते हैं? पौर व्यवहारिक। तो आप देखते हैं वहां पर क्या बोला गया है। ठीक, वहां पर बोला गया है क्या? ध्यान दो, अभी यहाँ पर बोला गया है एस्ट्रोनोमोई होता है, उसको पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा पुकारा गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला है पौर व्यवहारिक होते हैं। आर्थिक दशा के बारे में बोलते हैं कि यार अगर आर्थिक दशा को ध्यान न रखा जाए, अगर प्रजा की आर्थिक दशा अगर हो गई खराब, तो वो विद्रोह कर सकती है, और ऐसा आपने देखा भी है श्रीलंका में। प्रजा की आर्थिक दशा खराब होगी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर समाज के विषय में क्या बोलते हैं? समाज जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। किसमें आधारित है? वर्ण व्यवस्था पर। वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, और कितने भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और दास प्रथा के बारे में बोलते हैं कि 9 प्रकार के दास होते हैं। 9 प्रकार के दास।
कितने प्रकार के दास होते हैं? 9 प्रकार के दास होते हैं, ये बोला गया। इसके अलावा देखिएगा जो एग्जाम में पूछे जाने वाली संभावना है सबसे ज्यादा, एक तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो तीर्थ है और अध्यक्ष है वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके ही आपको याद रखना है। पुरोहित नाम से समझ में आ रहा है, धर्माधिकारी प्रधानमंत्री, समाहर्ता तो अच्छे से इसको याद रखेगा, ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये कौन होते हैं? राजस्व अधिकारी होते हैं। सन्निधाता जो होते हैं राजकोष के अध्यक्ष होते हैं। सेनापति युद्ध के दौरान नेतृत्व करने वाले। युवराज राजा का उत्तराधिकारी प्रदेश का। तो फौजदारी न्यायालय का प्रमुख नायक जो होता है वो सेना का संचालन करेगा। कर्म कहाँ पर होगा? उद्योग धंधों में। व्यवहारिक कहाँ? तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख। तो दीवानी न्यायालय से कौन कौन जुड़े हैं? ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो 2 प्रकार के न्यायालय होते थे यहाँ पर। एक न्यायालय कौन सा? तो एक न्यायालय होता था धर्मस्थ्य, जहाँ पर दीवानी मामले देखे जाते थे, मतलब पैसे वाले मामले देखे जाते थे, रेवेन्यू। तो वहीं का प्रमुख कौन होता था? आपका व्यवहारिक होता था। वहीं पर एक प्रकार का जो न्यायालय होता था वो फौजदारी, जिसको बोला जाता था कंटक शोधन न्यायालय, उसका प्रमुख होता था प्रदेष्टा। फिर महामंत्री परिषद या मंत्री परिषद अध्यक्ष, तो ये क्या है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष धनपाल, तो सामग्री जुटाने वाला। इसके अलावा इसको बोला जाता था पुलिस भी बोला जाता था, ठीक। फिर इसके बाद देखिएगा अंतपाल, सीमा का दुर्ग, मतलब सीमांत क्षेत्रों का दुर्ग का पाल। दुर्गपाल तो भीतरी दुर्गों का प्रबंध करने वाला। नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता तो राष्ट्रीय कागजात को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। देवारिक तो राजमहल की सुरक्षा अधिकारी। अंतर्वार्षिक तो ये अभी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। अंतर्वार्षिक जो होता है अंगरक्षक होता है सम्राट का, उसको अंतर्वार्षिक कहा जाता है। आठविक तो वन विभाग का प्रमुख या प्रधान। अब देखिएगा तो अर्थशास्त्र में जो अध्यक्ष दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो पणाध्यक्ष है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग। सूना, या इसको याद रखना है, इसको ना मूना अध्यक्ष भी बोला गया है, मूना अध्यक्ष, ठीक। तो सूना या मूना दोनों याद रखना। बूचड़ खाने का प्रमुख अधिकारी। गणिका अध्यक्ष तो गणिकाओं का अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष तो सीता जहां भी दिखे तो भूमि से संबंधित वाला ही आंसर होगा, तो कृषि विभाग का प्रमुख। अकरा अध्यक्ष तो खान का। कृप्य अध्यक्ष तो नौ का अध्यक्ष। कोष्ठा अध्यक्ष तो कोष्ठागार का अध्यक्ष। आयुध्यक्ष तो आयुर्शास्त्र का अध्यक्ष। फिर क्या है? शुल्काध्यक्ष तो व्यापार में कर। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष ना एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। तो सूत्राध्यक्ष क्या है? याद रखना, सूती वस्त्र या सूत काटने से संबंधित है, वस्त्र बनाने वाले, तो वस्त्र बनाने वाले याद रखिएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा है। फिर उसके बाद देखिए लोहाध्यक्ष तो धातु। लक्षणाध्यक्ष तो छापखाने का। गो अध्यक्ष तो पशुधन। विविताध्यक्ष भी पूछा गया है, तो चारागाहों का जो प्रमुख होता है चारागाहों का वो कहलाता है। मुद्राध्यक्ष तो पासपोर्ट अधिकारी। तो देखिएगा मौर्य काल में क्या होता था? पासपोर्ट अधिकारी होता था, ठीक है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसी से हिसाब किताब रखा जाता था। फिर नवधाध्यक्ष तो जहाज रानी, या आप याद रखेगा नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख। फिर देखिएगा ठीक बंदरगाह पत्तनाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष तो व्यापारिक मार्गों का नेता। फिर उसके बाद देवता अध्यक्ष तो धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। और पौतवा अध्यक्ष भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मापतौल का क्या होता है? ये अधिकारी होता है। तो एक रीड बस आप देखिएगा, एक रीड से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि नाम में ही, नाम से ही जुड़ा हुआ है बहुत सारा। पत्तन तो पत्तन से याद रखिएगा क्या है? बंदरगाह। नवदा तो नाव है, ठीक है। मुद्रा तो पासपोर्ट, ये थोड़ा अलग है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। विविता अध्यक्ष तो क्या है? तो आपका क्या? चारागाह का अध्यक्ष। अब देखते हैं यहाँ से और क्या क्या है। तो मानाध्यक्ष दूरी समय को बताने वाला। अश्वाध्यक्ष तो समझ में आ रहा। हस्ताध्यक्ष हाथियों का अध्यक्ष। स्वर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष। और फिर क्या है? अक्षपटला अध्यक्ष। तो यहाँ से स्पेस है, तो महालेखाकार को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? महालेखाकार को। अब अगर बात करें कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं यहाँ पर, तो प्रश्नों की अगर बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व थे। तो मैंने आपको बताया धर्मस्थली न्यायालय होते थे और कंटक शोधन। यही न्यायालय क्या होते थे? दीवानी न्यायालय होते थे। और ये जो न्यायालय होते थे ये क्या होते थे? फौजदारी न्यायालय होते थे, फौजदारी न्यायालय, ठीक। तो यहाँ पर 2 और 4। फिर बात करें अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है? निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो देखो ये तो थे आपके कौन से? जैन धर्म वाले, ठीक है। तो एक जहां जहां पर दिया है उसको आप हटा दो, एक ही में दिया वो हट गया। हमको पता है अशोक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था, तो 2 जहां पर है उसको रहने देंगे। देखो 2 है उसको रहने देंगे, मतलब ये दोनों को हटा दो, 2 यहाँ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार ने किया था क्या? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का संरक्षण किया था, ठीक है। तो 3 जहां पर है वो हटा दो, तो 3 जो है यहाँ पर है, तो बचा क्या? 2 और 4, बचा क्या? 2 और 4। तो यहाँ से इस प्रकार आपने आंसर निकाल लिया। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा
अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो अशोक के ना अलग अलग लिपि है, मानसहरा, सहबाजगढ़ी, ये दोनों दोनों खरोष्टी में है। तो आपके ऑप्शन में क्या है, सहबाजगढ़ी, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, हालांकि क्लास में पढ़ते हैं तो डिटेल में रहता है भाई, 4 दिन पढ़ने में लगता है, मैं आधे घंटे में कैसे बताऊंगा, सोचिएगा। तो मेन जो मुझे लग रहा है जो एग्जाम में आने की संभावना है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक द्वारा किए गए क्या है, चतुर्भुजीय स्तंभ शीर्ष से अपनाया गया है। तो कहाँ से अपनाया गया है, तो सारनाथ में मिला है। और हालांकि आज भी आप देखते हैं जो नवीन क्या है संसद भवन बना हुआ है, वहां पर भी क्या है इसे स्थापित किया गया है। तो भारत का सबसे प्राचीन या विश्व का प्राचीनतम क्या बोल सकते हैं, राजकीय चिन्ह बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद क्या है, किस वंश के शासन में वस्त्र के अध्यक्ष को सूत्राध्यक्ष, अभी याद होगा सूत्राध्यक्ष हमने पढ़ा है, तो मौर्य काल में बुलाया जाता था इसे। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, खादी 2019 में हुआ था खादी विभाग में। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौर्य का अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक जो है वो है बृहदत्त। ठीक, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पूछा गया था, सहायक संपरीक्षक में पूछा गया था। फिर निम्न लिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। यदि आप इस टॉपिक को पढ़ें तो बिंदुसारी है जिसको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। फिर मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व था। ठीक है, तो भाई मौर्य काल में बोल रहा ना, मौर्य काल में तो केवल एक ही जगह था, वो कहाँ था, तक्षशिला था। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्या देख लिया है कि प्रमुख जो टॉपिक है वो भी देख लिए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना हो सकता है वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न, लगभग 10 नवीन प्रश्नों का जो संग्रह होगा मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो देखिएगा इस वीडियो में अगर देखा जाए तो हमने देख लिया है क्या, आज जो है 26 तारीख, आपको आज ये वीडियो मिल रहा होगा। अगला जो है सेकंड पार्ट है आपका प्राचीन भारत का, उसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आएंगे और उस टॉपिक को भी डील करेंगे। तो देखिएगा वो परसों आने वाला है, उसके लिए भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको क्या क्या पढ़ना है वो जरा देखिएगा। ठीक है, उसके लिए सेकंड टॉपिक के लिए आपको पढ़ना होगा क्या, शुंग, सातवाहन काल, विदेशी आक्रमण का ये जो क्रम है, ये मौर्य तो पढ़ लिए हैं, गुप्त साम्राज्य, और गुप्त के बाद वकटक के बाद आप ये मान के चलिएगा सातवाहन भी आप पढ़िए, सातवाहन तो है इसमें ऑलरेडी। तो इतना आपको क्या है पढ़ना है। तो ये थोड़ा कम टॉपिक है, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जरूर थोड़ा बहुत तो महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जिससे आपको तैयारी करने में थोड़ी सी सहूलियत हो, सहायता हो। ठीक, और ऐसे ही प्रश्नों के संकलन के साथ हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।